हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से छोटे से परिवार मैथ्स बोर्ड में, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भी भर्ती आई हुई है या सब इंस्पेक्टर की भी जो भर्ती आई हुई है। हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में, हम इस सेशन में उन सवालों को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 16 नवंबर 2021 का जो यूपीएसआई का जो पेपर पूछा गया था, उसके तीसरे शिफ्ट के आज हम मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जानकारी जो है मैंने आपको दे दिया कि हम क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 16 नवंबर 2021 का जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चन और देखेंगे। और जी हाँ, अब होगा गणित आसान। तो सबसे पहला काम बच्चों, जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ इस सेशन में, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की मिलती रहे। सेशन लगातार चल रहा है। आज ये है प्रैक्टिस सेट 15। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सबसे पहला सवाल आप सबके सामने ये रहा। ठीक है, देखो, अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 रुपए के साथ उसमें भागीदारी की। बहुत अच्छी बात है। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित हुआ हो तो, ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। दोनों में बराबर से जो लाभ है बराबर विभाजित हुआ हो तो भारद्वाज ने उसमें कितने महीने बाद की भागीदारी की थी। यूपीएसआई 2021 का सवाल है। अब सुनो, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितने महीने के बाद भारद्वाज ने ज्वाइन किया। देखो, कभी भी प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम से रिलेटेड सवाल हो, बस आपको एक चीज याद रखना है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू समय। ठीक है, इस चीज को याद रखे रहना। अब यहाँ पे बच्चों दिया गया है कि प्रॉफिट दोनों का सेम है। ठीक है, तो अवंतिका यानी कि ए मान लेते हैं, भारद्वाज यानी कि बी मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉफिट ऑफ अवंतिका बराबर प्रॉफिट ऑफ भारद्वाज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। प्रॉफिट बराबर प्यारे बच्चों कितना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अवंतिका ने कितना किया है, 24,000। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या बोला गया है कि भारद्वाज ज्वाइन कर रहा है अवंतिका के बाद। अवंतिका का बीच में अवंतिका काम को छोड़ी तो है नहीं। ठीक है, मतलब हम जब भी, याद रखना, सवाल में जब कभी भी समय के बारे में ना दिया करे तो हम उसको 12 महीना ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो अवंतिका के बारे में चूंकि कुछ नहीं दिया है तो हम ये मानते हैं कि अवंतिका ने 12 महीना पूरा काम किया। ठीक है, अब बी के लिए बात करें तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है भारद्वाज का, 36,000 रुपए, और उसका जो समय है, ठीक है, अब यही इंपॉर्टेंट है ये जो लिखने वाला हूं। मान लो कि भारद्वाज ने एक्स महीने के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, भारद्वाज क्या कहते हैं, एक्स महीने के बाद आता है। ठीक है, कौन, भारद्वाज। ओके, तो एक्स महीने के बाद आता है तो मतलब हम यहाँ पे ये जो समय लिखते हैं ये कौन सा समय होता है, जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो हम करते हैं तो ये कौन सा समय होता है, ये वो समय होता है जिसके लिए जितने देर के लिए काम किया गया हो। जैसे अवंतिका ने 12 महीने काम किया तो 12 महीना। अब यहाँ भारद्वाज जो है एक्स महीने के बाद आ रहा है काम करने, मतलब उसने काम एक्चुअल में किया कितने समय, एक्स महीने के बाद आ रहा है, मतलब 12 महीना माइनस कर देंगे एक्स, ये हो गया वो समय जितने देर के लिए भारद्वाज ने काम किया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही। अब देखो, अब इसको बस कैंसिल करना है। देखो ये ट्रिपल जीरो हो गया कैंसिल। ठीक है, मैं थोड़ा इसको फिर से ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, 36 × 12 - x। ठीक, अब देखो 12 का प्यारे बच्चों कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। मतलब 8 बराबर 12 माइनस एक्स, अगर सॉल्व करोगे तो x बराबर 12 माइनस 8, मतलब कितना हो जाएगा, 4। ये x क्या बता रहा है, ये x वही बता रहा है कि कितने महीने के बाद भारद्वाज आके ज्वाइन करता है बिजनेस को। और सवाल में भी शायद यही पूछा है कि हाउ मेनी मंथ डिड भारद्वाज ज्वाइन। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। कभी भी प्रॉफिट
वाले जो सवाल आते हैं उसमें आपको बस यही फॉर्मूला यूज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या आप सवाल को कितना समझ। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने। ठीक है, चलो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, बताओ, देखो कोशिश करो एक बार। ठीक है, 10% प्रति वर्ष पर एक वर्ष के लिए 23,000 रुपए की धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 23,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। जो बच्चे इस सवाल को समझ ना पाए मैं उनको बता देता हूँ। ये 23,000 रुपए क्या है, ये है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। समय आपको दे करके रखा है 1 साल का, और जो ये रेट है ये रेट दे करके रखा है 10% पर एनम। ठीक है, आपको ईयरली और हाफ ईयरली के बीच का अंतर पता करना है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो एक बार हम मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। आपको बस यही पता करना है, सवाल का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली के बारे में बात करें तो कुछ नहीं है, 1 साल के लिए बात किया जा रहा है और 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि हो या साधारण ब्याज हो दोनों सेम रहता है। और वो कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बेटा आपको पता होगा कि कितना होता है, R/T%। और यही हमारा 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। तो रेट कितना है 10% 1 साल के लिए, मतलब 10 × 1% बराबर कितना हो गया 10%। ठीक है, ये मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ ये चीज, ताकि जिनको ना पता हो तो वो कोई फॉर्मूला ना यूज करे। ठीक है, मैं कोई फॉर्मूला यूज करके नहीं बताऊंगा, सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो ईयरली का कितना हो गया 10%, हम इसको परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, माइनस हाफ ईयरली के लिए देखो बेटा क्या हो जाएगा। अब देखो बात हो रही है यहाँ पे 1 साल के 10% के ब्याज पे। अगर हाफ ईयरली करते हैं तो हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाएगा, रेट ठीक आधा हो जाएगा, मतलब 5 10% कितना बन जाएगा 5%। और समय क्या हो जाता है ठीक दुगना, मतलब 1 साल में कितने हाफ टाइम हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ही पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव। तो इसका सक्सेसिव लगा दो, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, A+B+AB/100%। ठीक है, बस यही फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं। ठीक है, तो A+B 5+5, ठीक है, रेट कितना है 5+5, और +5 × 5 यानी कि कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करके देखोगे तो ये आ जाएगा 10.25। ठीक है, आपको इसी का बेटा अंतर बताना है 10.25, दोनों का अंतर निकालोगे पॉजिटिव अंतर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.25%। ठीक है, आपको प्लस में रखना है, माइनस में चीजों को नहीं रखना है, सिंपल है। तो देखो सवाल में बोला क्या गया है, आपको यही इसी अंतर का वैल्यू बताना। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, ये परसेंटेज में है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनो। हमें ये पता चल गया है कि हमें 0.25% का वैल्यू बताना, कैसे करेंगे, दिया क्या हुआ है प्रिंसिपल। तो 23,000 रुपए क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल है वो कितना प्रतिशत माना जाता है, 100%। तो 100% को बड़े प्यार से नीचे लिख दो। और जो पता करना है, पता क्या करना है हमें, 0.25%, जो कि दोनों के बीच का अंतर है, उसको लिख दो यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में बगल, न्यूमरेटर। ठीक है, समझ में आया। अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, मतलब अपने को पता करना है 230 × 25/100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, मतलब 23 × 25 डिवाइडेड बाई 10। सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 57.5। सिंपल कैलकुलेशन करना है बस। ठीक है, इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा 57.5। ठीक, देखो अगर मैं चाहता तो मैं सीधे सीधे ये इसको ऐसे बस माइनस करके करता, 0.25% सेकेंडों में आ जाता। ठीक है, लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि आपको ये पता चले कि ये आया कैसे है। ठीक है ना, तो पीछे का आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। जैसे कि ये है SI बराबर क्या कहते हैं, मैंने लिख दिया 10%। तो यहाँ पे कई बच्चों को यही नहीं पता है कि ये RT% होता है, तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और है तो कब के लिए। ठीक है, तो बहरहाल लॉजिक जो था मैंने आपको बता दिया। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा, जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और फिर इसी तरह से चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, इस तरह के सवाल बहुत आए हुए हैं, ये तीसरी या चौथी दफ़ा ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए हैं। 3 क्रमागत वर्षों के लिए, ठीक है, एक उत्पाद की लागत 118 रुपये प्रति लीटर, 236 रुपये प्रति लीटर और 295 रुपये प्रति लीटर थी। ठीक है, मतलब एक साल में 118 रुपये प्रति लीटर था, दूसरे साल में 236 रुपये प्रति लीटर था और तीसरे साल में 295 रुपये प्रति लीटर था। ठीक, अब बोला है कि यदि कोई आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन 12,980 रुपये खर्च करता है तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत लागत कितनी होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सुनो, सवाल का मतलब मैं बता देता हूं कि 3 साल के लिए बता दिया कि पहले साल 118 हो रहा है, दूसरे साल 236 और तीसरे साल 295 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पैसा लग रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो औसतन एक साल में, मतलब हर एक साल, पहले साल 12,980 रुपये कुल खर्च करता है, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी 12,980 रुपये खर्च करता है। तो हमें बताना है औसत लागत कितना लगा। ठीक, सुनना कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेकेंड ईयर, ठीक है, 3 साल के बारे में बात किया, और यहाँ पे लिख दो थर्ड ईयर। अच्छे तरीके से समझना, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल तरीके में बताऊंगा। पहले साल 118 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, टोटल रुपए कितना एक साल में खर्च हो रहा है, 12,980। मतलब अगर हम क्वांटिटी, अगर हम बताना चाहें कि कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है, तो आप बोलेंगे टोटल कितना पैसा लग रहा है, 12,980, और 1 लीटर का कितना है, 118 रुपये। इसको सॉल्व करके डायरेक्टली कैंसिल करके आप देख लेना, आपका जो आंसर आएगा वो 110 क्या कहते हैं लीटर है। ठीक है, 110 लीटर, मतलब 1 लीटर का 118 रुपये है, तो 110 लीटर का 12,980। ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करोगे, 12,980 दूसरे साल भी कुल पैसा लग रहा है, और प्रति लीटर का वैल्यू कितना है, 236। इसको भी सॉल्व करके देखना, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन भर करना है, ये आ गया 55 लीटर। और तीसरे साल का भी करके देखोगे तो 12,980 रुपये तीसरे साल भी कुल खर्च किया जा रहा है, और प्रति लीटर का वैल्यू कितना है, 295। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 लीटर। बात समझ में आ रहा है, बस यही अपने को निकालना था। अब एवरेज औसत क्या होता है, एवरेज हो जाएगा कितना, टोटल रुपए कितना खर्च हो रहा है एक साल में, 12,980, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 12,980 इंटू 3। एवरेज क्या होता है, योग बटे कुल। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 110 प्लस 55 प्लस 44, नीचे क्या लिखना है, 110 प्लस 55 प्लस 44। ठीक है, सॉल्व करके ये देखो कितना आ जाएगा, 12,980 इंटू 3, 55 प्लस 44 यानी कि 99 और 110। ठीक है, 9 हो गया, 9 एक 10, 209। ठीक, ये कैलकुलेशन आपको सिंपल अपने से करना होगा, सॉल्व करके देखोगे पॉइंट में आंसर आएगा, एंड द आंसर विल बी 186.30। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो जो आपको अप्रोच बताया वो अप्रोच आप लागू करेंगे, कभी भी आपसे जीवन में गलती नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, देखो मेरा मुद्दा ये है, एग्जाम टाइम है आपका, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, और वो भी मुद्दे के सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक, देखो, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹16,669 अ मैन लूजेस 21% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। अगर आपने प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से पढ़ा है, बड़ा आसानी से बता देंगे। सिंपल सा देखो, 16,669 रुपए जो है वो कितने प्रतिशत को बता रहा है। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 16,669, और ये कब मिल रहा है, जब व्यक्ति को 21% का घाटा हो रहा है। तो 100 में से 21 कम करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 79%। ये तो हो गया पहले स्टेटमेंट का मतलब। और जो बताना है उसको बगल में लिख दो, बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में प्यारे कितना होता है, 100%। ठीक है, समझ में आया, सॉल्व कर दो, परसेंट से परसेंट कटा, 79 से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सीधे सीधे 79 से कट करना। ठीक है, 79 से कट करके देखेंगे तो ये सीधे सीधे कितने बार में आएगा, 211 बार में, और 211 इंटू 100 करोगे
क्या आ जाएगा 211 इंटू 100 मतलब 21,100 रुपये। कितना आएगा 21,100 रुपये। आप देख सकते हैं कहीं भी कैसा भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई भी फॉर्मूला मत यूज करना, अगर कुछ पढ़े हुए हो फॉर्मूला तो इस समय कुछ नया भी ऐसे मत पढ़ना, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कर। ठीक है, चलो। हाँ, अब ये जैसे ये जो सवाल पूछा है इसमें मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, याद रखना, उसको नोट कर लेना। ठीक है, A train travels from Kandla to Mahesana at a speed of 82 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई ट्रेन है वो कंडला से महसाणा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठीक है, मान लो ये हो गया कंडला और ये ऐसे ये हो गया कंडला और ये हो गया महसाणा। ठीक है ना, कंडला और ये हो गया महसाणा। ठीक, ये क्या कहते हैं इनके बीच, ये ऐसे, ठीक ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस पे कंडला से महसाणा की तरफ जो गति है वो कितना है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर वापस जो आ रही है, ठीक है, और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, और फिर महसाणा से कंडला की तरफ वापस आ रही है कितने पे 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि इस पूरी यात्रा में 176 घंटे लगते हैं, मतलब जाने में और वापस आने में टोटल समय हम मान लेते हैं टी लग रहा है, वो दे करके रखा है 166 घंटा। ठीक है, तो आपको बताना है कंडला से महसाणा के बीच की दूरी क्या है, आपको बताना है इसके बीच का दूरी कितना है, गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब बात सुनो, ये सब पूरी बातें तो मैंने बता दिया, इतनी बातों पे आपको पूरा ध्यान नहीं देना, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बस उस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, और वो मैं विथ प्रूफ के साथ दूंगा। ठीक है, सुनो, ये स्टोरी पूरा मैंने बता दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, कभी भी भविष्य में ऐसा सवाल पूछे तो करना क्या है, सुनना अच्छे से। मान लो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहे हैं, अच्छे तरीके से बातों को सुनिएगा। मान लो कि दो पॉइंट हैं ए और बी, जैसे कि यहाँ पे कंडला और महसाणा। ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड है S1 किलोमीटर प्रति घंटा में ही ले लो, और वापस जब बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो क्या है गति S2 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस टोटल इनके बीच का कितना है d। ठीक है, और जो टोटल समय लग रहा है ए से बी और बी से ए आने में, ए से बी और फिर बी से वापस ए आने में जो पूरा समय लग रहा है, टोटल टाइम जो लग रहा है वो क्या है टी। शब्दों को ध्यान से सुनना। तो देखो एक रिलेशन आता है बहुत प्यारा सा, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बस मुश्किल से 30 से 40 सेकंड ध्यान से सुनो। ठीक है, तो क्या टोटल टाइम को हम बोल सकते हैं, ए से बी जाने वाले टाइम को हम बोलते हैं T1 और बी से ए जाने वाले टाइम को बोलते हैं T2। ठीक है, डिस्टेंस देखो सेम है, तो T1 क्या हो जाएगा बेटा D/S1 प्लस T2 हो जाएगा D/S2। क्या यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि T बराबर क्या हो जाएगा, D को हम कॉमन रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हम बोल सकते हैं कि ये S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 S2 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन निकल के आता है, इसको प्लीज हो सके तो नोट कर लो। ठीक है, इतना पूरा आपको चीजें ना लिखने ना समझने की जरूरत है, देखते ही पैटर्न जब दिखेगा देखते ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, टी बराबर डी इंटू S1 प्लस S2 बाई S1 S2। ठीक है, देख लो अच्छे से, पहले नोट कर लो फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कमेंट तो कर देना। ठीक है, इस सेशन कैसा लगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं भी किया अब तक तो स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे कारगर तरीका। ठीक, अब मैंने इसको मिटाया और ध्यान से देखो। ठीक है, एक सेकंड, चलो तो देखो फॉर्मूला क्या है, टी बराबर डी इंटू S1 प्लस S2 बाई S1 S2। सीधे सीधे जो पूछा गया है उसको रखो, बताना क्या है डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, क्या हम लिख सकते हैं टी इंटू S1 S2 बाई S1 प्लस S2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बस अब
मेन सवाल जो आपका सॉल्व शुरू हो रहा है अब वो यहाँ से सॉल्व करना शुरू हो रहा है, बाकी सब तो क्या कहते हैं ऐसा ही था। टाइम कितना है 166, S1 कितना हो गया 82, S2 हो गया 84, ठीक है। और S1 प्लस S2 82 प्लस 84 करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 8 16। क्या देख रहे हो कितना सिंपल हो गया, 166 से 166 कैंसिल हो गया, मतलब 82 इंटू 84 करोगे, बड़े प्यार से आपका जो आंसर आएगा वो 6888 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन क्रमांक बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में, ठीक है। तो सवाल जो है मात्र आपका ये, बस ये फॉर्मूला भर आपको बैठाना है और कुछ नहीं, और कैसे आया, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब मैंने आपको, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत प्यारा है, ठीक है, देखने में लग रहा होगा कि ये छोटी सी सुई जैसा है, लेकिन ये क्या कहते हैं, फिटनेस के इंजेक्शन की तरह है, मीठा सा दर्द बहुत दिन तक टिका रहने वाला, ठीक है। तो सवाल भी उसी तरह है, ध्यान से देखना, हल्के में मत लेना, गलती करने की पूरी संभावना। एक निश्चित राशि को एक्स वाई और जेड के बीच में क्रमशः 11 12 और 13 वाले अनुपात में वितरित किया जाना था, मतलब ऐसा करना था, लेकिन उस राशि को गलत तरीके से क्रमशः 6 5 और 7 के अनुपात में वितरित किया गया। मतलब किसी राशि को 11 12 और 13 में उसको वितरित करना था इसके अनुपात में, लेकिन उसको जो वितरित किया गया वो 6 5 और 7 के अनुपात में किया गया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वाई को 150 रुपए कम मिलते हैं। तो आपको बताना है कि राशि कितनी, मतलब जो राशि है जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसको कि बांटा गया है, वितरित किया गया है, वो ओरिजिनली है कितनी, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक चीज तो आप बता सकते हो कि दोनों ही केस में जो हम वितरित किए हैं वो हम राशि जो वितरित की है वो तो सेम है, ठीक है। तो देखो ओरिजिनली वाला कितना है, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनली ओरिजिनली था 11:12:13, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको हम ऐसा करते हैं एक्स के रूप में कर देते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं 11x, ठीक है, 12x और 13x बोल सकते हैं। और जो एरर वाला था जिसको कि गलती से कर दिया गया वो क्या है, 6 5 और 7, ठीक है। इसको हम y के रूप में तब्दील कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6y 5y और 7। अभी मैंने क्या बोला कि जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों में वो एक ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो कहने का मतलब इसको हम जोड़ेंगे तो जो भी आएगा वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो देखो 13 प्लस 12 बेटा कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा 36, मतलब इसको जोड़ने पर कितना आ गया 36x, ठीक है, ये है सम। उसी तरह से इसको देखो 6 5 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो सम है वो एक ही है जिसको कि वितरित किया गया, ठीक है। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि 18y बराबर कितना हो गया 36x, यानी कि y बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 2x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं सवाल में, y को 150 रुपए कम मिले, y क्या है ये, ठीक है, बीच वाला y है, तो 12x माइनस 5y का वैल्यू दे करके रखा है, कितना है प्यारे बच्चों 150, ठीक है। इसी एक के रूप में निकाल दो, y का वैल्यू अगर 2x है तो 5y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10x, मतलब 12x माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा 2x, और इसी का वैल्यू कितना है 150, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 75। क्या समझ में आया, ठीक है। अब पूछा क्या है कि ओरिजिनली अमाउंट कितना था, दोनों में से कोई भी निकाल दो, चूंकि हमने यहाँ पे x निकाला है तो हम 36x कर देते हैं। हमें बताना है 36x का वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा 36 इंटू 75, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा 2700, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं कहीं भी कोई लेंदी तरीका यूज नहीं किया गया, जितना शॉर्ट से शॉर्ट, जितना सिंपल कर सक किया जा सकता है उतना मैं आपको बता, ठीक है। कोई आपको टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। अब देखो ये सवाल, ठीक है, प्रति वर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत 63,500 रुपए की राशि निवेशित की गई
बहुत अच्छी बात है। यदि 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई है तो कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश किया गया, तो शेष राशि जो बचती है वो कितना हो। ठीक है, तो देखो सिंपल सा सवाल है। 63,500 रुपये, ये हमारा क्या हुआ, मूलधन। ठीक है, अब सबसे पहला चीज कि 16 वर्ष के बाद जो हम राशि निकाल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उस राशि को हम कैलकुलेट कर लें कि है कितना, और उसी राशि में 3/4 हिस्सा हमने शेयर बाजार में निकाल लिया, तो हमें बताना है कि बची हुई राशि कितनी है। मतलब हमको शेष जो बचा वो कितना बचा, 1/4 बचा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले निकाल लो अमाउंट। अमाउंट बराबर प्यारे बच्चों आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको हम परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पूरी चीजें बताऊं तो कमेंट जरूर करिएगा इस कॉन्सेप्ट के बाद। ठीक है, हालांकि मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा। देखो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है बेटा, 100%। इंटरेस्ट क्या होता है, R/T%, साधारण ब्याज बोला गया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, R/T%। याद रख लो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R/T%। ठीक है, रेट कितना है बच्चों, 10%। कितने साल के लिए, 16 साल के लिए, तो 16 × 10 कितना हो गया, 160%। दोनों को जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 260%। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो अमाउंट मिलेगा 16 साल के बाद वो कितना मिलेगा, 260%। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अपना टारगेट क्या है, अमाउंट निकालना, परसेंटेज में मिल गया है, अपने को राशि में चाहिए और फिर उसी का 1/4 निकाल। तो देखो 63,500 ये क्या है, मूलधन। तो मूलधन मतलब कि 100% होता है, हमें बताना है 260% का वैल्यू। ठीक है, एक बात याद रखे रहो, जो चीज दिया गया है उसके परसेंटेज को हम नीचे लिखते हैं और जो पता करना है उसके परसेंटेज को हम बगल में लिखते हैं। परसेंटेज कह लो, वैल्यू कह लो, बात सब एक है। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक है, मतलब 635 × 260। अब देखो तुम्हारे सामने ही मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, 635 × 260। ठीक है, इसको हम 26 ही लिखे रहते हैं और बाद में फिर एक और जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 × 35 हो गया 70। ठीक है, 2 6 जा 12, 0 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 21, और 6 6 जा 36 यानी कि 38। सॉल्व कर देते हैं, 0 8 7 15, 3 2 5 6, 1 65 10। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 16510, और एक जीरो और रह गया था तो ये हो गया, मतलब 1,65,100 रुपए की राशि है जो कि 16 साल बाद मिलती है। अब इसका 3/4 हिस्सा अगर शेयर बाजार में कर दिया गया है तो हमें पता कितना करना है, 1/4 हिस्से के बारे में पता करना है। तो 1/4 निकाल लो इसका। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 1 यानी कि 4 2 जा 8, 30, 4 7 जा 28, 20, 4 5 जा 20 यानी कि 41,275 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। इतने छोटे से स्पेस में चीजें हो जा रही हैं। अगर आपको ये सब बेसिक बेसिक बातें पता है तो बेसिक ही है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन बेसिक तरीका नहीं है, ये एक बहुत ही उम्दा तरीका है, स्मार्ट तरीका है जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई स्कूल वाला तरीका नहीं लगाना, अगर आप लगा रहे हैं तो आप बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, इस बात को याद रखिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल अपने आप में बहुत प्यारा सवाल है, इसका आप सॉल्यूशन कई जगह देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह की भाषा में आपको दिखेगा। मैं इसका आपको एक बहुत ही सिंपल सा, कभी भी ऐसा सवाल आया जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस याद रखो, बाकी कैलकुलेशन आपको करना होगा। ठीक है, एक वस्तु को 10,464 की दर से बेचने पर होने वाला लाभ है, होने वाला लाभ यानी कि प्रॉफिट, उसी वस्तु को 5,232 की दर से बेचने पर होने वाले हानि से 18% अधिक है, तो क्रय मूल्य बता। ठीक है, अब इस पूरे सवाल का जो कैच है, जो सवाल का जो क्या कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो बस यही सेंटेंस है, क्या, लाभ से लेकर के है तक। ठीक है, मतलब जो लाभ है वो हानि से 18% अधिक। तो हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो लॉस से 18% अधिक है। 18% अधिक होना मतलब कि 118% होता है। बस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट कब हो रहा है, जब 10,464 पे बेच रहे हैं, और लॉस कब हो रहा है, जब 5,232 पे बेच रहे हैं। ठीक है,
सीपी सेम ही रहेगा, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो 10,464 माइनस सीपी कर दो, ठीक है, बराबर लॉस। लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। की बार एसपी कितना है, 5,232। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे जरूर पूछे गए हैं जो कि टाइम टेकिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट से भी अगर आप करना चाहें तो सवाल में ऐसा दिया नहीं गया, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। इतना मतलब ऐसा ऑप्शन ही दिया गया है कि आप गलत करें, एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ के चल रहे हैं तो गलती नहीं होगी। 118% यानी कि 118/100। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सीपी का वैल्यू आपको निकल जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7,632। ठीक है, तो बस ये स्टेटमेंट याद करके रखे रहो। याद करने की जरूरत क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप समझ गए हैं तो आसानी से बता ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इस। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये मैंने बताया। ठीक है, इसको मैं एरो भी बना दे रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ये लास्ट सवाल ही है, चलो। हाँ, ये सवाल बेटा मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस सवाल को खुद से जरूर ट्राई करें। ठीक है, रिमाइंडर के ऊपर सीधे सीधे दिया गया है 935 की पावर 123 को 39 से विभाजित करने पे शेषफल क्या है। ठीक है, मतलब देखो हमें बताना है कि 935 की पावर में 123 है, इसको हम 39 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या है। बेटा बड़ा सिंपल सा तरीका है, याद रखें। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 935 की पावर 123 दिया है, मतलब कहने का मतलब कि 935 935 और इस तरह से कितने बार तक, 123 बार तक। क्या इसका मतलब यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। और इस पूरे को हमको किससे डिवाइड करना है, 39 से, यही तो मतलब हुआ। इसी का हमको शेषफल बताना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, 935 को सबसे पहले आप डिवाइड करो 39 से। ठीक है, अब 39 का अगर आप दो बार में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7। बात समझ में आ रहा है, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 7 गया 1, मतलब 155 आ। ठीक है, अब इसको अगर चार बार में करके देखना तो 4 9 जा हो जाएगा 36 और 4 3 जा 12 यानी कि 15, 156। ठीक है, अगर आप देखोगे तो शेषफल कितना आ रहा है, -1। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट करोगे तो मतलब आप देखोगे कि 935 को जब 39 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ रहा है, -1। उसी तरह से इसके लिए भी कितना आएगा, -1। उसी तरह से आगे भी -1 आएगा। मतलब ये -1 -1 और -1 होता जाएगा और ये कितनी बार आएगा, ये चीज 123 बार आएगा। ठीक है, तो -1 को माइनस को अगर आप ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही तो आएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, मतलब -1/39 ये आपके पास निकल के। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, तो 1/39 का शेषफल निकालोगे तो कितना आएगा, 1। अब ये जो माइनस है, माइनस को फिर पिक्चर में ले आओ तो यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये जो माइनस होता है ये तो सॉल्व करने के लिए किया जाता है, आंसर में आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या होता है, जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब -1 प्लस 39, जो शेषफल हो गया कितना हो गया प्यारे बच्चों, 30। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि इसको पॉजिटिव वाले से सॉल्व करते बेटा तो पॉजिटिव वाले से बहुत बड़ा हो जाता, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 935। ठीक है, इसको 39 से करो, बस थोड़ी देर के लिए देख लो, दो बार में कितना हो गया, 78। अगेन कितना हो जा रहा है, 155। अब देखो आप बोलोगे सर चार से तो नेगेटिव आ रहा है, हम तीन से करके देखते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 9 2 11, 117। 15 में 7, 4 में से 1 3, मतलब एक बार में करोगे तो शेषफल कितना रहा, 38। अब 38 38 38 कितने बार है, 123 बार, बिना मतलब का कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। ये पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर हैं जो कि क्या कहते हैं, जो मैंने नहीं किए हैं, तो वो क्वेश्चंस बार बार मैंने रिपीटेडली कराए हैं, इसलिए उसको मैंने नहीं दिया, और वो उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, वो आसान थे। ठीक है, तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल तो मैंने सारे बताए हैं।
तो जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं पूरा ज़रूर देखा करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। और चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, अब क्या कहते हैं, अगले वीडियो पे जल्दी मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं होता हूँ अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, साथ में हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है।